देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इस चैप्टर में दो पहलू हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला पहलू है जिसमें आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ये एक तरह से वही एग्जांपल होगा जैसे जैसे आपके लैपटॉप में बैटरी है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आपके रिमोट में बैटरी है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है। आपकी घड़ी में एक बैटरी है, सेल चलता है, वो भी इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। आपके मोबाइल में बैटरी है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है बच्चे, तो इस चैप्टर का सबसे पहला पहलू है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। So electrochemical cell is defined as a device in which electricity is produced by using spontaneous chemical reaction. इस चैप्टर का दूसरा पहलू जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे, ऐसे डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उससे आपकी मोबाइल में रिएक्शन होने लगती है और वो चार्ज हो जाता है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी चार्ज होता होगा, जब बिजली आती है तो इन्वर्टर चार्ज होने लगता है। इन्वर्टर की बिजली जब आती है घर में तो वो बिजली से वो इन्वर्टर चार्ज होने लगता है, केमिकल रिएक्शन आपके इन्वर्टर में होने लगती है और रिएक्टेंट्स रीजनरेट हो जाते हैं ताकि दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लायक हो जाए। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना बच्चे, इसमें होने वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर आपने मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनी हो तो आपने मैंने शब्द स्पॉन्टेनियस बोला था। और हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी डेल्टा जी नेगेटिव होता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उसमें होने वाली सभी रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, मतलब वो अपने आप नहीं हो सकती हैं, वो तब तक होंगी जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है गिव अ साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गिव अ साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इस चैप्टर के दो पहलू मैंने आपको बताए। पहले में रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन करवाएंगे। यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो इस चैप्टर का एक पहलू है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा पहलू है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चैप्टर में कंफ्यूजन बढ़ती है जब आप इन दोनों को एक साथ पढ़ने लगते हैं आगे चल के, क्योंकि एक के बाद एक पढ़ेंगे आप। तो इस कंफ्यूजन को आज आप पहली क्लास में दूर कर लीजिएगा। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना बच्चे, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल
इसके अंदर कंसेप्ट चलता है लोन का। लोन का कंसेप्ट चलता है। लोन का कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी वो एनोड होगी, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। यानी कि जब आप केमिकल रिएक्शन से करंट बनाएंगे तो एनोड नेगेटिव लेंगे आप। अगर एनोड नेगेटिव है तो आप समझ सकते हो फिर कैथोड क्या होगी। फिर कैथोड क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल में लोन याद है वो जीआरसीपी अपने आप कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लोप चलता है। लोप, लोप, पी मतलब पॉजिटिव रोड, ए मतलब एनोड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, एंड एल मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आप ध्यान दें, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक में एक बड़ा अंतर है। वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल में जो एनोड नेगेटिव थी, इलेक्ट्रोलिटिक में वही एनोड पॉजिटिव हो गई है। ये अंतर है। और अगर आप सिमिलैरिटी देखें तो सिमिलैरिटी है LOA की, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ही होगा, ये परिभाषा नहीं बदल सकती। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगा। आप जरा इधर देख लो, इधर भी सेम ही है ये परिभाषा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। बस ये एक बड़ा अंतर है, इसके सिवाय कोई अंतर नहीं है। तो ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते कई बार बच्चा कहता है सर आप एनोड नेगेटिव क्यों ले रहे हो, सर आप एनोड पॉजिटिव क्यों ले रहे हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मोबाइल को जब चार्ज करते हो, चार्जिंग पे लगाते हो, तो आपका मोबाइल की बैटरी में जो एनोड है वो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगी। और जब आप यूज कर रहे हो तो वही एनोड क्या हो गई? नेगेटिव। हाँ। तो आप ये एनोड की नेगेटिव पॉजिटिव से कंफ्यूज मत होना। आपसे कभी कोई पूछे ना कि एनोड नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, आप जवाब ही मत देना, कहना आपको सवाल पूछने नहीं आता। एनोड नेगेटिव भी हो सकता है, एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आप केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, तो एनोड नेगेटिव है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिएक्शन करवा रहे हो तो एनोड पॉजिटिव है। तो ये बात आप जरा ध्यान से रखना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आगे चल के ये बात दिमाग में आए तो मेरी पहली क्लास जो आज आपको ले रहा हूं इसमें आके आप इसको क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ, अब इस चैप्टर को पढ़ाया कैसे जाएगा, मैं इस चैप्टर को कैसे पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी में चैप्टर कैसे दे रखा मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले कराऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब लो पहले कराऊंगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल कराऊंगा बाद में। पर एनसीईआरटी ने पहले करा रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल और बाद में करा रखा है इलेक्ट्रोलिटिक। मैं एनसीईआरटी से उल्टा चलूंगा इस चैप्टर में। और ये क्यों चल रहा हूं उल्टा, इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको चैप्टर के अंत में दूंगा। आज मैं जस्टिफिकेशन दे भी दूंगा तो समझ ही नहीं आना। तो जो चीज आपको समझ नहीं आनी उसका जस्टिफिकेशन देके मैंने करना है क्या। तो हम इस चैप्टर को यूं करेंगे, पहले इलेक्ट्रोलिटिक बाद में इलेक्ट्रो करेंगे, इसका जवाब आपको बाद में मिल जाएगा।
क्यों करेंगे इसका जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा। चैप्टर के एंड में आपको जरूर इस बात का जवाब दिया जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। अब ये जो बच्चे लेट आए हैं यही सोचते रहेंगे कि नोट नेगेटिव है पॉजिटिव है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि इतनी लेट बच्चे एंट्री करते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना 5 मिनट के बाद एंट्री नहीं दूंगा किसी को। मजाक बना रखा है लाइव क्लास का। हाँ जी भाई, देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रो लिसिस पहले शुरू कर रहे हैं। अब बेसिक्स मैं पहले बता चुका हूं, डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। चलिए देखिए, इसमें शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स दो तरह के, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अंतर क्या मैं बताता हूं। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं ना, इनमें जो कंडक्शन होता है इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। मतलब आयंस की मोबिलिटी से कंडक्शन करते हैं। आयंस की मोबिलिटी, आयंस की मूवमेंट कंडक्शन करती है। और हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ही हैं जो मोबिलिटी करते हैं, तो कंडक्शन करते हैं। आपको अगर दूसरा एग्जांपल चाहिए तो जैसे पानी में नमक डाल दो, पानी में नमक डाल दोगे तो Na+ और Cl- प्रोड्यूस होंगे, उनकी मूवमेंट से कंडक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर दोस कंडक्टर इन विच द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आर दोस इन विच conduction is due to flow of electrons। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से कंडक्शन होता है, उनको इलेक्ट्रॉनिक। आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स पढ़ रहे होंगे, मैं दावे से कह सकता हूं। चैप्टर तो है ना फिजिक्स में, जिसमें V=IR पढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो दो तरह के कंडक्टर हम डील करते हैं इस चैप्टर में, दो तरह के कंडक्टर से डील करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं ना बच्चे, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से कैसे वेरी करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, इनकी जो कंडक्शन है डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट है कैसी। देखो दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, अगर आपने 11th क्लास ढंग से पढ़ी है तो। एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस दोस इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू देयर आयंस। मतलब जो अपने आयन से पूरी तरह से टूट जाएं। जैसे NaCl को पानी में डालोगे ना तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा आयंस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयंस, मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ऑर्गेनिक तो पढ़ के आए हो, ऑर्गेनिक तो सबने पढ़ लिया ऑलमोस्ट। कुछ बच्चों ने पूरी कर ली, कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से 60% कर लिया, 70%। जैसे ये एसिड है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता। तो ये जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करेगा, उसकी आयंस की संख्या भी कम होगी। मानो 100 में से 10 टूटे तो 10 और 10 आयन बने ना,
और NaCl 100 में से 100 टूटेंगे, तो आयंस की संख्या भी ज्यादा होगी इसकी। तो चलिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर dissociates completely into their ions and hence will have higher electrolytic conduction, whereas weak electrolyte dissociate partially into their ions, produce lesser number of ions and hence having lesser electrolytic conduction. First point clear है? Second, size of ion produced. देखिए, जो स्मॉलर आयंस होते हैं ना, ये 11th में पढ़ी होगी बात आपने। स्मॉलर आयंस जितने भी होते हैं उनकी कंडक्शन हायर होती है हमेशा। छोटा आयन हमेशा तेज भागेगा, मोबिलिटी हायर होगी छोटे आयन की। तो मान लो आपके पास HCl है और आपके पास NaCl है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, पर कंडक्शन किसका हायर होगा? HCl का। क्यों? बिकॉज H प्लस आयन हैविंग हायर मोबिलिटी देन Na प्लस आयन। Cl माइनस दोनों में सेम ही है, छोटा आयन तेज भागेगा। अब बताओ, NaCl और NaBr में कंडक्शन किसका ज्यादा होगा? NaCl का, NaBr का? NaCl का। यानी कि स्मॉलर आयन मूव फास्टर। क्यों? क्योंकि इसमें Cl माइनस और Br माइनस है। और ये जो H प्लस है ना, ये आपकी केमिस्ट्री का उसेन बोल्ट है। मतलब उसेन बोल्ट, मतलब उसेन बोल्ट से मतलब ये केमिस्ट्री में सबसे तेज भागने वाला आयन है। हालांकि आने वाले समय में उसेन बोल्ट से भी कोई तेज भागेगा, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता आपके साथ, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मुझको उस टॉपिक में। पर केमिस्ट्री का उसेन बोल्ट हमेशा एक ही रहेगा, H प्लस आयन। इससे तेज कोई आयन नहीं भागता, सबसे तेज भागने वाला आयन ही है। इसका सबूत क्या है मैं आपको दूंगा, वेट करिए मेरी अगली क्लास की, आज की नहीं। थर्ड, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। आप इस बात को समझते हैं, आप एक सड़क पे भाग रहे हैं, सीमेंटेड सड़क पे, या आप बीच पे भाग रहे हैं, बीच की सैंड आप जानते हैं कैसी होती है, तो आपको पता है भागना कहां मुश्किल है। या अगर आपको मैं कहूं मडी सैंड में भाग रहे हैं, दलदल में भाग रहे हैं, तो आपके लिए भागना और मुश्किल होगा। तो ठीक ऐसे अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हायर होगी, आयंस की मोबिलिटी उतनी कम होगी। सो हायर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, lesser will be the electrolytic conduction. Fourth, concentration of electrolyte. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इस पॉइंट को मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको वेट करनी पड़ेगी इस पॉइंट की वेट करनी पड़ेगी आपको। ये आपको अभी नहीं बताऊंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे अफेक्ट करती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को। वेट कर लेना, अभी स्टार तभी लगा दिए। स्टार का मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट है, स्टार का मतलब मैं बाद में कराऊंगा, अभी वेट कर लो। फिफ्थ पॉइंट, टेम्परेचर। आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगी, आयंस की संख्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस विल इंक्रीज, एंड हेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ेगी। देखो, अधूरा शब्द मत बोलना। बच्चे ऐसे बोलते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्शन इंक्रीजेस। नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि कंडक्शन दो तरह की होती है,
कंडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक भी होती है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक भी होती है. So there are 5 factors which affect the electrolytic conduction. First is nature. There are 2 points, strong and weak. Second is size of ion produced, जिसमें हमने पढ़ा smaller the size of ion, higher will be the electrolytic conduction. Third, viscosity of solvent. Fourth, concentration of electrolyte. इसको मैं वेट करिए, मैं भी बताऊंगा. And the fifth one is temperature. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की बात करें तो इनकी कंडक्शन किस बात पे डिपेंड करती है, आओ देखते हैं. सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. हर इलेक्ट्रोड की नेचर अलग होती है. कॉपर की अलग नेचर है, सिल्वर की अलग है, गोल्ड की अलग है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, as the number of valence electron increases, electronic conduction will increase. Density of electrode, देखो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड लगभग वही पॉइंट है जो यहां था, ये पॉइंट विस्कोसिटी वाला. क्योंकि एक इलेक्ट्रोड जितनी डेंस होगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उतनी ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उससे, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन विल डिक्रीज. सो हायर द डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ऑब्वियस है एटम पास होंगे, न्यूक्लियस पास होंगे, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंडर करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, स्लो डाउन कर देगा. सो हायर द डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, lesser will be the electronic conduction. And the last one is temperature. As the temperature increases, resistance of wire increases, and hence electronic conduction decreases. आप यहां पे अंतर देख सकते हैं. यहां पर हीट करने से इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कम हुआ, और इलेक्ट्रोलिटिक में हीट करने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज हुआ. इसलिए मैं कह रहा था पूरा शब्द बोलिएगा, अधूरा शब्द मत बोलिएगा, ये तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अपने आप को खुद कंफ्यूज कर देंगे आप. पर हमारा जो ये चैप्टर है, हमारे इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं है. हमने पढ़ना ये है, पर यह पढ़ाने के साथ साथ मुझको आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का जिक्र कराना जरूरी था. नहीं तो आप कंपेयर करने लगते, या अधूरी जानकारी की वजह से आप शायद डाउट पूछने लगते. तो इसलिए आपको एक बार आइडिया दे दिया, 2 तरह के कंडक्टर हैं. हमने कौन से कंडक्टर का जिक्र करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का. जैसे आपके मोबाइल की बैटरी में कौन से कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. आपकी रिस्ट वॉच में कौन से कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. हमारी बॉडी में कौन से कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. आओ शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को. देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बताने से पहले आपको फिजिक्स के कुछ छोटी छोटी चीजें आपको जो पता है वो एक बार बता दूं. रेजिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है, सिंबल आर, यूनिट ओम, राइट. ये आप पढ़ चुके हैं. रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, ये आप डेफिनेशन जानते हैं अच्छे से. रेजिस्टेंस के अलावा एक डेफिनेशन और पढ़ी आपने, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसका सिंबल होता है रो. और जब आप आर और रो का रिलेशन पढ़ते हैं, आर होता है रो एल बाय ए. और इसमें जब रो की वैल्यू निकालते हैं वो आती है आर ए बाय एल. और इससे रेजिस्टेंस ए और एल की यूनिट पुट करने के बाद जब रेजिस्टिविटी की यूनिट आती है तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम. ए की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल की होती है सेंटीमीटर, तो यूनिट बन जाती है ओम सेंटीमीटर.
या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने ओम मीटर क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब मैं आपको आज की क्लास में और अभी थोड़ी देर में दे दूंगा। मैं जानता हूं ओम मीटर भी होती है, मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? ऐसा यूनिट तो ओम मीटर ही होगी ना। पर हम इस चैप्टर में ये लेंगे, क्यों लेंगे आज की क्लास में मैं बता दूंगा। मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया आपको। रेजिस्टेंस के साथ एक और टर्म जुड़ी है, कंडक्टेंस, सिंबल जी, मीनिंग रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हायर द रेजिस्टेंस लेसर द कंडक्टेंस। अभी बात कर रहा था पीछे वाले पेज पे मैं। यानी कि कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या साइमन भी बोलते हैं। मैं इस चैप्टर में साइमन ज्यादा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने हर जगह साइमन की फॉर्म में यूनिट लिखी हुई है। एक और, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से जुड़ा है, ऐसे कंडक्टेंस कंडक्टिविटी से जुड़ा है। जैसे रेजिस्टिविटी का एक और नाम था, वैसे कंडक्टिविटी का भी एक और नाम है। आप समझ गए होंगे क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका मतलब, हाँ, इसका सिंबल बता रहा हूं। इसका सिंबल है कापा, और कापा होता है 1/ρ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस बेसिस पे चलते हैं तो फिर कापा की यूनिट क्या होगी? जो रो की यूनिट है उसको इन्वर्स कर दो। रो की यूनिट क्या है? ओम सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। भैया यूनिट पे गौर कर लेना और साथ साथ लिखते रहना। मैं अभी एक अचानक से पूछ लूंगा इसकी यूनिट क्या लिखी थी, ये ना हो कि भी आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं मेरी बात, फंस जाएंगे आप। ध्यान रखना, मैं किसी का नाम लेकर सुन लूंगा किसी से भी। इसकी यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। पर अगर आप ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो एल बाई, ये तो आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते फिजिक्स में? ये तो आप पढ़ते हो। आप एक काम करो, इसका इन्वर्स कर दो। ये बन गया, ये 1/r। अभी बताया 1/r क्या होता है? कंडक्टेंस। 1/ρ अभी बताया कापा, कंडक्टिविटी। 1/ρ इज कंडक्टिविटी, कापा, इंटू A/L। तो यहां पर रिलेशन निकलता है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का, जी और कापा का। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर बात करते हैं इसकी। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, अभी मैंने लिखा आपके सामने G इज इक्वल टू कापा A/L, राइट। तो मैं कह सकता हूं कापा इज इक्वल टू G L/A, और ये L/A हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, सेल कांस्टेंट। यानी कि सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा। हाँ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में और क्लियर कर दूंगा ये L/A सेल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। मतलब L/A सेल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है मैं अभी बता दूंगा, वेट कर लो। अरे बोर्ड में आया हुआ है, गिव रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ये बोर्ड का 1 नंबर का क्वेश्चन है। पर एक काम करते हैं, दोबारा से कापा का फॉर्मूला देखते हैं। कापा मतलब कंडक्टिविटी।
G इंटू में L/A। यहां पर डेफिनेशन बनती है डिफाइन कापा, डिफाइन कंडक्टिविटी। तो अगर आप L को 1 पुट कर दो, A को 1 पुट कर दो, तो मैं कह सकता हूं कापा इज इक्वल टू G। यहां से डेफिनेशन बनती है क्या कि दैट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, ये क्या है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ आयंस, conductance of ion produced when the length, when the distance between the electrode is 1 centimeter and area of cross section of each electrode is 1 centimeter square। डेफिनेशन तो बच्चे को समझ में भी आ गई, डेफिनेशन बच्चे ने लिखनी भी सीख ली, डेफिनेशन बच्चे को याद भी होगी। दोबारा से, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज conductance of all the ion produced when the distance between each electrode is 1 centimeter and the area of cross section of each electrode is 1 centimeter square। बच्चा कहता है डेफिनेशन तो सर लिख लूंगा मैं, डेफिनेशन याद भी हो गई, पर इस डेफिनेशन का मतलब कुछ भी समझ नहीं आया। मैं आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग सिखा रहा हूं, आओ मीनिंग सीखते हैं। मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन आज ये देखो बच्चे, इसका मीनिंग समझाने के लिए आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात बताता हूं, जो केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट होता है, राइट। वो स्कूलों में नहीं कराया जाता, इसलिए बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आता, और मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। केमिस्ट्री में हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस तरीके का होता है, ऐसे होता है, जैसे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होती है ना, ऐसा होता है। नीचे से इसका माउथ ओपन होता है, यहां से माउथ ओपन होता है इसका। कंडक्टिविटी सेल कहते हैं इसको। मैं इस सेल को थोड़ा सा एनलार्ज करके आपके सामने बना रहा हूं, क्योंकि इतना छोटा मैं आपके सामने बनाऊंगा आपको दिखेगा कुछ नहीं। मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके बनाता हूं। आओ आपको एनलार्ज करके कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं। इस सेल के अंदर इस सेल के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। अब ये पैरेलल प्लेट्स इसने अपने हिसाब से बना दी, मैं अपने हिसाब से बनाता हूं, रुक जाओ। इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। फिर पंगे ले रही है, राइट। इन दोनों प्लेट्स की लेंथ और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर ईच होती है, यानी कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे के साथ, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड, ये 1 सेंटीमीटर ही होता है। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल दिया होता है, और इन दोनों प्लेट्स को एक ग्लास ट्यूब से सराउंड किया जाता है, ग्लास ट्यूब से, इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि आपके सामने इसका जूम वर्जन ये है। मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, लार्ज कर दिया, ताकि आपको दूर से दिखाई दे। और जब ये सर्किट ऊपर जाता है, ये वायर यहां से बाहर निकलती है। वायर बाहर निकलने के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट होता है,
जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी मीटर। इस कंडक्टिविटी मीटर पे एक वैल्यू डिस्प्ले होती है, जैसे मान लो 2.53 डिस्प्ले हो गई। ये जो वैल्यू डिस्प्ले होती है ये होती है कंडक्टेंस की। ये वैल्यू होती है आयंस की स्पीड की, ये वैल्यू होती है आयंस की मोबिलिटी की। कैसे होती है मैं बता रहा हूं, वेट करो। हम क्या करते हैं, हम इस ट्यूब को, मतलब इस सेल को, कंडक्टिविटी सेल इसका नाम है, तो दो शब्द हो गए, कंडक्टिविटी सेल और एक कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर ये रहा, कंडक्टिविटी सेल ये रहा। हम इस कंडक्टिविटी सेल को एक बीकर में डिप कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से, राइट। ऑब्वियस है बीकर में सॉल्यूशन होगा कोई ना कोई। तो मान लो इस बीकर में सॉल्यूशन है ये, और बीकर में जो सॉल्यूशन होगा, आप इतने तो समझदार हो ही हो कि सॉल्यूशन नीचे से, जिसका माउथ ओपन है, इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर चला जाएगा। ये तो आपको पता ही है, जब बीकर में सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन तो अंदर भी चला जाएगा, उसके उन प्लेट्स के बीच में भी चला जाएगा। मान लो इसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन था, एक्वस, मतलब पानी में NaCl को घोला हुआ था। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, डिस्प्ले को स्विच ऑन करेंगे, तो मान लो इस पर 2.53 डिस्प्ले हुआ, तो 2.53 NaCl के आयंस की कंडक्टेंस है, NaCl के आयंस की मोबिलिटी है। पर इस मोबिलिटी का मतलब क्या वो बता रहा हूं, आ जाओ। अब आप एक बात सोचो, इस प्लेट में से जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट से कौन से आयन रिपेल होंगे? Na+ आयन रिपेल होंगे, और ये आयन रिपेल होकर किसकी तरफ जाएंगे? इस नेगेटिव रोड की तरफ। हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय Na+ आयंस? बताओ, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है Na+ आयन, क्योंकि Na+ आयन वहां से रिपेल होंगे, वहां पहुंचेंगे सीधा नेगेटिव की तरफ, और यहां से Cl- आयन रिपेल होंगे, मूव करते हुए इसकी तरफ आके टकराएंगे। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय क्लोराइड आयन? अगेन 1 सेंटीमीटर, ईच आयन इज ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय Cl- आयंस? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच एरिया विल बी कवर्ड बाय सोडियम आयंस? सोडियम आयन यहां टकराएंगे ना आके, दैट एरिया विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट एरिया विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, Cl- भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, Na+ भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो distance covered by sodium ion and chloride ion is 1 centimeter, and area of cross section of each ion covered is 1 centimeter square। तो आप बताओ, ये आयंस की जो भी कंडक्टेंस आएगी, जी, जी मतलब कंडक्टेंस, क्योंकि ऊपर क्या रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कंडक्टेंस। तो यहां पे जो भी कंडक्टेंस आएगी, क्या मैं उस कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी नहीं कह सकता? क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, G × L/A, और L भी 1 है, A भी 1 है। और L भी 1 है, A भी 1 है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? 1 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि सेल कांस्टेंट जरा आना जरा इधर, सेल कांस्टेंट क्या? L की यूनिट सेंटीमीटर, A की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या आएगी सेल कांस्टेंट की? सेंटीमीटर इनवर्स।
तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ आयंस, conductivity is defined as conductance of ions produced when the distance between each electrode is 1 centimeter and area of cross section of each electrode is 1 centimeter square. क्या अब डेफिनेशन में कोई क्लैरिटी आई या अभी भी डाउट है? डेफिनेशन समझने में लिखने में अंतर समझ में आ रहा है? लिखना तो कोई भी सीख लेगा। क्या आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया बच्चे? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। देखिए, आपको ये डेफिनेशन समझ में भी आ गई, लिखनी भी आ गई, पर यहां पर एक और डेफिनेशन बनती है, यहां पे एक और सेकंड डेफिनेशन बनती है। वो ये बनती है कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ आयंस, ध्यान से सुनना, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्या है डेफिनेशन में कोई डाउट? मैं बताता हूं कैसे। एक काम करो, इन पैरेलल प्लेट्स को इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दो, ये इमेजिनरी लाइन है जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब बताओ, इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन करने के बाद ये एरिया कितना बन गया, बताना जरा। ये एरिया कितना अब इसका, ये क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है? और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का ही कंडक्टेंस ही तो कंडक्टिविटी है, क्योंकि इन प्लेट्स के बीच में जो सॉल्यूशन आएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? दैट वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है वही कंडक्टिविटी होता है। सो कंडक्टिविटी इज आल्सो डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये सेकेंड डेफिनेशन क्लियर है बच्चे? चलिए, सबको क्लियर है इसका मतलब। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, ये बीकर यहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है। एक बात बताओ, ये बीकर अगर यहां तक भरा होता तब भी रीडिंग सेम आती, डिफरेंट आती? बोलो। सेम ही आती सर, मतलब तो इससे है ना। और बिल्कुल सेम आती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक गिलास में इतनी चीनी भरी हुई है पानी में, आपने एक सिप पिया, चीनी का टेस्ट वही आएगा, दूसरे सिप में भी चीनी का टेस्ट वही आएगा, तीसरे सिप में भी चीनी का टेस्ट वही आएगा। यानी कि हर सेंटीमीटर क्यूब में चीनी के पार्टिकल सेम है, डिफरेंट है? सेम है। यानी कि हर सेंटीमीटर क्यूब में जब आयन सेम रहेंगे तो हर सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तो अगर मैं इस सेल को थोड़ा सा उठा के ऊपर या थोड़ा सा उठा के नीचे कर दूंगा तो ये सेल अपने अंदर कितना वॉल्यूम समाएगा? केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब समाएगा। और अगर इन दोनों प्लेट के बीच में 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन आएगा तो कंडक्टिविटी तो सेम ही रहेगी ना। तो यानी कि ये वॉल्यूम चाहे इतना हो या इससे ज्यादा, इससे कम हो, द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी विल रिमेन सेम। इज देयर एनी डाउट? चलिए, मैं इस पेज को संभाल के रखूंगा, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा अभी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए, ये तो बात क्लियर हो गई कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस of all the ion when the distance between each electrode is 1 centimeter and area of cross section of each electrode is 1 centimeter square। और एक और डेफिनेशन होगी कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब मैंने आपको एक चीज और बतानी है।
एक चीज और बतानी है, मुझे ये बतानी है कि हम जब कापा की यूनिट कर रहे थे तो ये क्यों करते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्यों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स क्यों? हम इस चैप्टर में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्यों नहीं पढ़ते, साइमन मीटर इनवर्स क्यों नहीं पढ़ते? अब इसका जवाब दूं? आई थिंक कई बच्चों को समझ में आ गया होगा। आओ वापस उस पेज पे चलते हैं, आ जाओ ये वाले पेज पे। क्या हो गया इसको? चलिए छोड़िए, नहीं खुलता ये भी ठीक है तुम्हारी तरह। आ जाओ। ठीक है, आप एक बात सोचो, अभी हमने 2 प्लेट ली थी, अगर वो प्लेट ऐसी होती, मीटिंग को क्या होगा? हेलो, ये स्क्रीन थोड़ी सी आउट हो गई थी। अब सुन पा रहे हैं बच्चों मुझको? स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? नहीं हो रही। सुन पा रहे हो मुझे बच्चों? Yes, sir. हाँ सर, आवाज। हाँ, थोड़ा सा लॉग आउट हो गया था मैं, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हाँ, मैं लास्ट क्या बता रहा था आपको? हमें ये बता रहा था कापा इज इक्वल टू जी एल बाई होता है, तो हम एल को 1 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं और ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं, ये बता रहा था ना मैं। और मैं ये बता रहा था कि भी इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्यों लेते हैं, हालांकि इसकी यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम प्रेफर नहीं करते हैं, हम ये प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं अब मैं आपको बताता हूं। अब एक बात सोचो, अगर मैं 1 मीटर चौड़ी 1 मीटर लंबी प्लेट लेता, 1 मीटर पता ना कितना होता है, फील कराने की जरूरत तो नहीं है, 1 मीटर कितना होता है पता ना, अंदाजा है ना आपको इस चीज का? ठीक है बच्चे? और ये प्लेटिनम की होती है, प्लेटिनम कोटेड होती है। दूसरी भी शीट कितनी बड़ी लेता, 1 मीटर, और डिस्टेंस कितना लेता हूं दोनों के बीच का, 1 मीटर, और दोनों प्लेटिनम की कोटेड लेता, और फिर उनको ग्लास से कवर करता। आप जानते हो ये सेल कितना बड़ा होता, अंदाजा लगा सकते हो? इस सेल को कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ता, और 2 बच्चों की जरूरत पड़ती, आओ जरा इस सेल को उठाओ, मेरी हेल्प करो। 1 मीटर पता ना कितना होता है, 1 मीटर। जब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और दूरी 1 मीटर की है, तो कितना चौड़ा सेल हो गया ये, कितना बड़ा सेल हो गया ये। इसको तो कंधे पे भी उठा के नहीं लेके जा पाऊंगा मैं, और टूट टाट गया तो और नुकसान, प्लेटिनम कोटेड है। और महंगा कितना आएगा ये, महंगा कितना आएगा। और सोचो इसको डिप करने के लिए बीकर कितना बड़ा चाहिए, इसको डिप भी तो करूंगा एक बीकर में, इसको स्विमिंग पूल में थोड़ा ना लेके जाऊंगा आयंस की कंडक्शन पता लगाने के लिए। हाँ, स्विमिंग पूल में लेके जाना है तो ये बहुत बढ़िया सेल है ये। क्या ये बीकर में डिप होगा, बताना जरा। आपके स्कूल में कोई बीकर है जो 1 मीटर चौड़ा हो, 1 मीटर चौड़ा कोई बीकर है आपके स्कूल में? कोई है किसी के स्कूल में? No, sir. तेरे स्कूल वाले बड़े फास्ट हैं भाई। अक्षय चले हाँ नहीं आज हमारे साथ, चलो कोई बात नहीं। तो ये 1 मीटर बीकर होता है नहीं मेरे बच्चे, आप डिप ही नहीं कर पाएंगे, इसको डिप ही नहीं कर पाएंगे, कंडक्शन कैसे पता लगाएंगे आप इसकी? और वैसे भी मान लो 1 मीटर बीकर बना भी दिया, फिर सॉल्यूशन इतना सारा घोलना पड़ेगा, सॉल्यूशन की वेस्टेज, इतना बड़ा बीकर वो वेस्टेज, प्लेटिनम की ये इलेक्ट्रोड्स कितनी महंगी पड़ेंगी, उठा के कौन लेके जाएगा? तो आप बताओ क्या इससे एक्सपेरिमेंट करना कन्वीनियंट होगा मेरे बच्चों? नहीं होगा, नहीं होगा।
इसीलिए इतना बड़ा डिवाइस आसान होता है जिसमें दो प्लेट अंदर होती हैं, दोनों कितनी चौड़ी होंगी, 1-1 सेंटीमीटर चौड़ी होंगी। कितनी दूरी पर होंगी, 1-1 सेंटीमीटर की। और इसको हम डिप कर देंगे किसी भी बीकर में आराम से, ये अपने अंदर सॉल्यूशन समझ लेंगी और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से वो इलेक्ट्रोड कंडक्शन को पता लगा देंगी। आप बताओ फिर ओम सेंटीमीटर वाली यूनिट रहेगी चैप्टर में या ओम मीटर वाली यूज कर पाएंगे हम? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सर आप एक और चीज बता रहे थे कि सॉल्यूशन को ऊपर तक भर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपकी आवाज ब्रेक होने लग गई थी। हाँ, सॉल्यूशन बेटा वही बात है ना, आप इसका एक एक सिप लोगे तो NaCl का टेस्ट सेम आएगा डिफरेंट आएगा? हर सिप में सेम आएगा। सेम आएगा। तो अगर सॉल्यूशन अगर ऊपर से 5 ml कम भी हो या 5 ml ज्यादा भी हो तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में सॉल्यूशन का अमाउंट तो सेम ही होगा ना। तो अमाउंट सेम होगा सॉल्यूशन का दो प्लेट के बीच में, तो कंडक्शन भी सेम ही आएगी। यानी कि आपके पास बीकर थोड़ा आधा भरा हो या पूरा भरा हो तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में सॉल्यूशन तो 1 ml ही आएगा ना। तो 1 ml के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। 11th क्लास में इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज करवाता था, तो क्या लगता है फिर ये कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई? भूल गए आप लोग? इंटेंसिव हुई। इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट। हाँ ऐसे ही कराया था, आई फॉर इंटेंसिव आई फॉर इंडिपेंडेंट, ऐसे कराया था। देखिए अब ये बात क्लियर है कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस किसकी, ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब जो बात इस बच्चे ने डाउट से पूछी मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि सर फिर वॉल्यूम इतना हो तो भी रीडिंग सेम, वॉल्यूम इतना हो तो भी 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 सेम। तो पूरे वॉल्यूम का क्या यूज हुआ? तो इसीलिए यहां पर एक नई टर्म बनाते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा एम। लैम्डा सही बनाया गलत बनाया है भाइयों? गलत बनाया सर। गलत बनाया। बच्चा कितना खुश होता है ना टीचर की गलती पकड़ के। ये है ना नहीं लैम्डा? नहीं, आपने पूछा इसलिए। ये लैम्डा ठीक है? ये भी होगा पर हाँ हाँ जी, यही Yes, पढ़ा है अभी sir. तक तो। हाँ। अब आप बच्चों आपको क्या लगता है कि मुझको लैम्डा का सिंबल नहीं आता? 11th क्लास में मैंने कितना लैम्डा करा है? अच्छा एक बात बताना जरा, ये क्या है? ये क्या है? अरे सर ए एमपी है, एमपी है। ये ए नहीं है, ये कैपिटल ए है। ये क्या है? स्मॉल है। Small a. समझ गए सर, समझ गए। स्मॉल लैम्डा। समझ में आ गया मेरे बच्चे? ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है मेरे बच्चे। हाँ ये मैं पता है क्यों बताता हूँ? मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हम पढ़ाते ऐसे हैं, बच्चा घर जाके नोट ऐसे करता है, वो सोचता है कि मास्टर को लैम्डा का सिंबल ही नहीं आता। अरे भाई कुछ तो विश्वास करो टीचर पे। चलो आ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ये कहती है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन पड़ा है, जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, 1 मोल, कंडीशन पे गौर करना, वॉल्यूम जो मर्जी हो, वॉल्यूम जो मर्जी हो, और इस 1 मोल इस VmL में डालने के बाद जो भी टोटल पूरे का टोटल कंडक्टेंस आएगा, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, टोटल कंडक्टेंस है उस VmL का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया गया है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी किसको कंसीडर करती है? पूरे वॉल्यूम को। पर उसके अंदर होना क्या चाहिए?
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है। पर कंडक्टेंस किसकी है? टोटल कंडक्टेंस किसकी? पूरे वॉल्यूम की। ये 100 हो, 200, 500, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें होना क्या चाहिए? कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि आप गौर कर रहे हैं जरा डेफिनेशन में, आइए आपको मैं गौर करना दिखाता हूं। कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, पर किसकी? 1 ml की। मोलर कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, किसकी? पूरे वॉल्यूम की, पर उसके अंदर होना क्या चाहिए? 1 मोल। दोनों की कंडीशन उल्टी नहीं होगी? कंडक्टिविटी में वॉल्यूम 1 ml होना चाहिए और मोलर कंडक्टिविटी में अमाउंट 1 मोल होना चाहिए। यानी कि क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि V ml जिसमें 1 मोल है का जो भी कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है, डेफिनेशन तो आपको समझाई दी। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज टोटल कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन V centimeter cube solution containing 1 mole of the electrolyte, assuming that whole solution is immersed between 2 parallel electrode। पर इनकी कंडीशन अलग है। मोलर कंडक्टिविटी टोटल वॉल्यूम की है जिसमें 1 मोल है, और कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है 1 ml का, अमाउंट जो मर्जी हो, उसमें अमाउंट की कंडीशन नहीं, वॉल्यूम की कंडीशन है। और मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम की कंडीशन नहीं है, अमाउंट की कंडीशन है, अमाउंट 1 मोल होना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सॉल्यूशन इतना है, सॉल्यूशन इतना है, सॉल्यूशन इतना है, तीनों में 1 मोल 1 मोल 1 मोल है, क्या मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी, डिफरेंट होगी? सेम होगी। सेम। और कोई? अभी तक 2 बच्चों ने जवाब दिया है कि सर सेम होगी। एक में सॉल्यूशन इतना भरा हुआ है, एक में वॉल्यूम है 100 ml, एक में वॉल्यूम है 50 ml, एक में वॉल्यूम है 10 ml। तीनों में मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम सेम होगा, डिफरेंट होगा? टाइप मत करो, मैं उधर आके देखूंगा नहीं, मैं चैट में नहीं आऊंगा। सर सेम ही होगा सर। सेम होगा सर। सेम होगी सर। सेम होगा। डेफिनेशन समझ नहीं आई आपको? आप एक बात बताना, इस 100 ml में टोटल कंडक्टेंस, इस 50 ml में टोटल कंडक्टेंस और इस 10 ml में टोटल कंडक्टेंस सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम कैसे हो सकता है? सेम कैसे हो सकता है? ये 100 ml, सर नहीं आया समझ, प्लीज ये समझा दो 50 एक क्या बार। है, मैं दोबारा समझाई रहा हूं, वेट तो करो। ये 100 ml है, हमने इसमें सेल नहीं डिबोया, ये 50 ml है, ये 10 ml। डेफिनेशन समझ ही नहीं है आपको, इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन दोबारा से देखो क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है पूरे वॉल्यूम का पूरा कंडक्टेंस, यानी कि 100 ml का 100 ml का कंडक्टेंस, ये सिर्फ 50 ml का कंडक्टेंस। आप एक बात बताओ, तीनों सॉल्यूशन को पियोगे, पेट बराबर भरेगा तीनों का? आपके पास एक 100 ml शरबत है, एक 50 ml शरबत है, 100 ml शरबत है, पेट बराबर भरेगा, अलग अलग भरेगा? अरे ये भी सोचना पड़ता है आपको। अलग अलग सर। अलग अलग। चलो अच्छी बात है, सोच के जवाब देते हो आप मेरे हर सवाल का। चलिए देखिए बच्चे, एक में वॉल्यूम है 10 ml, तो 10 ml का टोटल कंडक्टेंस कम होगा। एक में वॉल्यूम है 100 ml, तो 100 ml में टोटल कंडक्टेंस की वैल्यू, आयंस की टोटल मोबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी?
10 ml में आयंस की मोबिलिटी और 100 ml में आयंस की मोबिलिटी सेम होगी डिफरेंट होगी? टोटल 100 ml में टोटल कंडक्टेंस, 1 ml की बात नहीं कर रहा कि इसका 1 ml और इसका 1 ml, इसका 1 ml, इसके तीनों के 1 ml में वैल्यू सेम आएगी, इसके तीनों में वैल्यू सेम आएगी। इसमें वैल्यू मान लो x आई, इसमें भी x आएगी 1 ml में, इसमें वैल्यू x आएगी, पर ये x 100 ml में है तो 100x होगा नहीं होगा? ये टोटल कंडक्टेंस 1 ml का x है, 2 ml का x है, 3 ml का x है, चौथे ml का भी x है, 100 ml का भी x है, तो टोटल कितने x हैं इसके अंदर बताना जरा? 100. 100 100x हो गया। इसके 1 ml का x है, 10 ml का कितना होगा भाई? 10x. तो सेम आया डिफरेंट आया? Different. डिफरेंट आया। अरे एक बात बताओ, 100 ml को पेंट करना है मैंने, 100 को पेंट है, मेरा कलर ज्यादा लगेगा कम? और 10 ml को पेंट करना है, कलर ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। और इन दोनों के एक ml को फिक्स कर लो, 1 ml में कलर सेम है, तो क्या 100 ml में भी कलर सेम लगेगा? 10 ml में भी कलर सेम लगेगा? तो 100 ml का टोटल कंडक्टेंस ज्यादा आएगा मेरे बच्चों, 50 ml का टोटल कंडक्टेंस कम आएगा, और 10 ml का टोटल कंडक्टेंस और भी कम आएगा। हाँ, सभी के 1 ml का कंडक्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगा? सभी के 1 ml का कंडक्टेंस, 100 ml का 1 ml का कंडक्टेंस, 50 ml के 1 ml का कंडक्टेंस और 10 ml का 1 ml का कंडक्टेंस सेम आएगा, क्योंकि उसने तो 1 ml को समाना है। तो कंडक्टिविटी चाहे सेम आएगी पर मोलर कंडक्टिविटी सेम नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरे वॉल्यूम की है, उसमें पूरे वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं हम। मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, पीछे नेक्स्ट पेज पे आते हैं और एक्सपेरिमेंट और करते हैं। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। देखो, मान लो अब आपको समझ में आएगा, मैंने सवाल थोड़ा जल्दी पूछ लिया आपसे। मान लो 4 ml है, 4 ml लग नहीं रहा, मान लो, और इसके अंदर 1 मोल डाला हुआ है। 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन हाउ मेनी ml? 4 ml। अब बताओ, इस 4 ml में जो टोटल कंडक्टेंस आएगा, टोटल 4 ml का, उसको मैं क्या कहूंगा? मोलर कंडक्टिविटी आया ना? मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? टोटल वॉल्यूम की टोटल कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल होना चाहिए, यही होती है नहीं होती? Yes, sir. अब एक बात बताओ, आप इमेजिनरी लाइंस मान लो, इमेजिनरी, ये 1 ml है, 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml मान लें। अब तो इसके 1 ml का, इसके 1 ml का कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टिविटी। इसके 1 ml का कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टिविटी। हर ml का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी होती है। इसके 1 ml का कंडक्टेंस क्या होगा? और इसके भी 1 ml का कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टिविटी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टोटल कंडक्टेंस क्या लग रहा है आपको? टोटल कंडक्टेंस, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज टोटल कंडक्टेंस। हाउ मेनी कापा? 4। 4. तो क्या मैं लिख सकता हूं टोटल कंडक्टेंस इज 4 कापा? आप बताना, क्या मोलर कंडक्टिविटी और कापा सेम है? नहीं। अब मोलर कंडक्टिविटी और कापा का रिलेशन क्या आ गया? मैं कह सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी टोटल कंडक्टेंस है और टोटल कंडक्टेंस 4 कापा है, तो लैम्डा m इज इक्वल टू 4 कापा। इज इट क्लियर? वो तो होने था। कापा किसका कंडक्टेंस है? 1 ml का। तो 4 ml का कंडक्टेंस क्या होना है? 4 कापा। और पूरे वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 4 कापा आ गया। पर एक काम करते हैं, ये तो 1 मोल इन 4 ml था,
अगर ऐसा होता 1 मोल इन VmL होता, मान लो एक पल के लिए, मान लो 1 मोल इन VmL होता, तो 1 ml का कंडक्टेंस क्या होता है, VmL का कंडक्टेंस क्या होता है, और पूरे वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या होता है? रिलेशन समझ में आया बच्चे आपको? यस सर। Yes, sir. तो हाउ मोलर कंडक्टिविटी एंड कापा रिलेटेड टू ईच अदर? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू V इंटू कापा, पर मैं यूनिट पे जोर दे रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? आओ जरा देखते हैं। कापा की यूनिट क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? जल्दी बोलो। ml। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी बच्चे? ml। सेंटीमीटर में बोलो। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ Centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपको मेरे इतने एफर्ट करने के बाद भी कुछ समझ ही नहीं आया। सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। कौन है ये भाई? कौन सा था जो बच्चा बोला अभी? मैं प्रतीक था। प्रतीक। चलो भाई, वेरी गुड, शाबाश, सही हो आप। मेरे बच्चे ये वॉल्यूम नहीं है, दिस इज नॉट अ वॉल्यूम। आई नो वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, दिस इज नॉट अ वॉल्यूम, दिस इज अ वॉल्यूम containing 1 mole. So this volume will have unit सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर क्या है? 1 मोल, जो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है ये V। तो आ जाओ यूनिट आ जाओ। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसको आज के बाद आप वॉल्यूम मत पढ़ लेना मेरे आगे। क्या पढ़ना है इसको आज के बाद? क्या पढ़ना है इसको? Volume containing 1 mole. हाँ, पूरी बात, स्पष्ट बात, स्पष्टता, सरलता और सफलता, 3 अहम शब्द हैं। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान। दिस इज नॉट अ वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो V की यूनिट क्या होगी? V की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगी, V की यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो बताओ फाइनली यूनिट क्या आ गई लैम्डा m की? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ओम इनवर्स को साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट क्लियर है? बोर्ड वाले बेवकूफ नहीं है जो उन्होंने ये पूछा हुआ है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड गिव इट्स यूनिट। बोर्ड ने अगर यूनिट मांगी है तो बोर्ड को पता है ना बच्चा गलत लिखता होगा। देखिए मैं आपको दोबारा से लिखता हूं, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। कापा किसका कंडक्टेंस है? 1 ml का मल्टीप्लाइड बाय V, तो किसका कंडक्टेंस आ गया? मल्टीप्लाइड बाय V, किसका कंडक्टेंस आ गया? जरा कोई बोलेगा? डर रहे हो आप मुझसे? आप प्लीज डरिए मत, आंसर बोलिए। कापा 1 ml का कंडक्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय V, किसका कंडक्टेंस आ गया? अरे बोलो भाई। VmL पर मोल का। हाँ बिल्कुल ठीक सर, वॉल्यूम पर मोल का कंडक्टेंस आ गया। और वॉल्यूम पर मोल का कंडक्टेंस क्या होता है? लैम्डा m। ये रिलेशन क्लियर है? पर एक बात सोचो, आप अभी इस V से परेशान हो गए तो क्या गारंटी आप आगे चल के V से कंफ्यूज नहीं होंगे? तो हमारा फर्ज ये बनता है इस V को आज और अभी हटा दो। ये V तंग करेगा, पर V ना तंग करे, मैं इस V को दोबारा लिख दूं, दिस इज वॉल्यूम कंटेनिंग क्या? 1 mole. 1 मोल। ये 1 मोल का वॉल्यूम है। ये V किसका वॉल्यूम है? 1 मोल का। चलो इसको भी हटा के दिखाता हूं। लेट
मोलैरिटी, मोलैरिटी को सी मान लें। हम ज्यादातर मोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं ना, सी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। आप इसको एक्सपेंड करना, मोलैरिटी को एक्सपेंड करना। मेरे सॉल्यूशन की पहली क्लास में एक्सपेंशन सिखाई थी मैंने, और मैंने कहा था जिस बच्चे को एक्सपेंशन नहीं आती वो पूरी केमिस्ट्री में कभी भी परेशान हो सकता है। सबूत मैं अभी दिखा देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 मोल पर लीटर? हाउ विल यू एक्सपेंड दिस? 2 moles in 1 liter solution, ये थी एक्सपेंशन। 2 moles of solute in 1 liter solution. हाँ जी. हाँ, अब पूरी बात आ गई। अब हाउ विल एक्सपेंड 3 मोल पर लीटर? 3 moles of solute present in 1 liter of solution. हाउ विल यू एक्सपेंड C मोल पर लीटर? C is molarity. C 3 मोल moles of Solute in 1 liter of solution. 1 लीटर को यूं लिख दूं भाई गीतिका? Yes, sir. हाँ, तो नहीं कहती तब भी मैंने ऐसे लिखना था। चलिए, तो C मोल का वॉल्यूम 1000 ml है, तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा बताना। ये होगा नहीं होगा? व्हाट इज दिस? दिस इज V, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो क्या मैं इस V की जगह 1000/C लिख सकता हूं? यस। सो लैम्डा m बिकम्स इक्वल टू हाउ मच? कापा इंटू 1000 अपॉन C। फॉर्मूला क्लियर है बच्चे ये वाला? लैम्डा m इज इक्वल टू कापा 1000/C। हालांकि लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू V होता है, तो V बच्चे को तंग करता है क्योंकि बच्चा V को वॉल्यूम मानता है, पर ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम 1 मोल का है। और 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है मैंने अभी प्रूव किया है, 1 मोल का वॉल्यूम इक्वल होता है 1000/C के। तो हमने V की जगह 1000/C लगा दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू कापा 1000/C हो गया। और कई किताबों में ये भी लिखा हो सकता है, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा 1000/C। C स्टैंड फॉर मोलैरिटी। कोई डाउट बच्चे फॉर्मूले में? एनसीईआरटी में फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है, आपको डायरेक्ट रटने को कहती है। मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया कैसे बना है फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले पे 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, 2 मार्क के न्यूमेरिकल। मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पर फॉर्मूला याद कर लो, कापा 1000/मोलैरिटी या कापा 1000/C। या अगर इतने ब्रेव हो तो फिर ये याद कर लो, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू V, अगर ब्रेव हो तो, क्योंकि V क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम। जैसे मोलैरिटी बच्चा कह रहा है 2 का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी 2 का मतलब होता है 1000 ml में 2 मोल। तो फिर 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल? 1000/, ये V हो गया ना बच्चे। फिर 1000/, ये क्या है, मोलैरिटी तो है, 1000/C आ गया। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम। कोई डाउट है तो अभी फॉर्मूले का पूछ लो मुझसे। सर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है ना हर जगह? हाँ जी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है।